मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव को आप जानते होंगे, जिसके वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। पिछले दिनों गुरुग्राम के सागर ठाकुर नाम के एक यूट्यूबर को पीटने का आरोप भी एल्विश यादव पर लगा था। एल्विश यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ युवक के पास पहुंचा और उसके साथ मारपीट की थी, जिसका CCTV भी खूब वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में छाए रहने वाले एल्विश यादव का विवादों से पुराना नाता है। नवंबर 2023 में एल्विश यादव एक नए विवाद में फंसा था। तब एल्विश पर सांपों के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप था। इसी केस में आखिरकार एल्विश यादव जेल पहुंच गया है। एल्विश के जेल जाने का वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में नोएडा पुलिस एल्विश को जिला जेल लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल नोएडा पुलिस ने रविवार को एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस ने दावा किया कि सांपों के जहर से संबंधित केस में उन्हें एल्विश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और यही गिरफ्तारी का आधार रहा है। अब आपको वो केस बताते हैं जिसमें एल्विश यादव को जेल जाना पड़ा है। 2 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से कुल 9 सांप बरामद हुए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे और 1 रेड स्नेक था। नोएडा पुलिस को राहुल नाम के एक आरोपी के पास से 20 ml जहर भी मिला था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वो एल्विश यादव के लिए सांपों के जहर और सांपों को रेव पार्टी में सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उसमें 5 आरोपियों के साथ एल्विश यादव का नाम भी शामिल था। तभी से पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान उन्हें एल्विश के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि एल्विश यादव सांपों के जहर की तस्करी में शामिल था। नवंबर 2023 में जब यह केस सामने आया, तब इस मशहूर यूट्यूबर का दावा था कि उसका सांपों के जहर और सांपों की तस्करी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब नोएडा पुलिस ने रविवार को एल्विश से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जी न्यूज को एल्विश यादव से हुई पूछताछ के बारे में पुलिस सूत्रों से पक्की जानकारी मिली है, जिसमें एल्विश से हुई पूछताछ का ब्यौरा है। नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछा था कि सेक्टर 51 में होने वाली रेव पार्टी के बारे में क्या उसको जानकारी थी। इसके जवाब में एल्विश ने कहा कि उसे ऐसी पार्टियों की जानकारी थी क्योंकि अक्सर ऐसी पार्टियां होती रहती थी। नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछा कि रेव पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे और क्यों सांप भिजवाने में उसका नाम भी सामने आया। इसके जवाब में एल्विश ने कहा कि रेव पार्टियों में सांपों को लाया जाता है, लेकिन वो सांप जहरीले नहीं होते, उनको गले में डालकर ही एंजॉय किया जाता है। नोएडा पुलिस का अगला सवाल था कि पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम क्या उसकी तरफ से किया गया था। एल्विश ने कहा कि उसे राहुल ने बोला था और उसने सिर्फ सपेरों को मिलवाया था। एल्विश ने कहा कि उनकी आपस में क्या बात हुई, इसका उसे पता नहीं। पुलिस ने पूछा कि जो 20 ml स्नेक वेनम मिला है, उसका पार्टी में क्या करते थे। इसके जवाब में एल्विश ने बताया कि स्नेक वेनम का इस्तेमाल कुछ लोग नशे के तौर पर करते थे। पार्टी में ऐसा करना कुछ लोगों का शौक है। हालांकि एल्विश का कहना था कि इसके अलावा स्नेक वेनम का क्या किया जाता था, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं। पुलिस ने एल्विश से रेव पार्टी और उसके आयोजकों के बारे में भी पूछा कि उन्हें कैसे जानते हो। जवाब में एल्विश का कहना था कि आयोजकों से उसकी मुलाकात पार्टियों में ही होती थी, क्योंकि एल्विश वीडियो शूट के लिए उन्हीं लोगों के जरिए सांप मंगवाता था। इससे इतना तो साफ हो गया कि एल्विश यादव सपेरों के संपर्क में भी था और रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाले सांपों की जानकारी भी उसे रहती थी। नोएडा पुलिस ने एल्विश पर NDPS यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत भी केस दर्ज किया है। जब नोएडा पुलिस को एल्विश के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए, तब पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार कर लिया और अब एल्विश 14 दिन के लिए जेल में चला गया है। क्या जो एल्विश यादव को कई बार बुलाया था, एक बार वो पूछताछ में शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने जितनी बार भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। क्या मतलब जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे थे, संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत पड़ी? नहीं, विवेचना के दौरान इनके द्वारा सहयोग किया गया और उसी के आधार पर साक्ष्य संकलित साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। सर, कौन कौन से सेक्शन लगे थे जिनके आधार पर एल्विश यादव की? इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और NDPS और IPC की धाराएं लगी हुई हैं। सर, NDPS एक्ट पहले जो FIR दर्ज हुई थी उसमें नहीं था, अब उसमें कहाँ किस तरीके के साक्ष्य के क्रम में धाराओं की बढ़ोतरी की गई है और उस आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
सांपों के जहर की तस्करी के मामले में एल्विश यादव जेल पहुंच गया है, लेकिन एल्विश की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि एक और गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने की वजह से एल्विश मुश्किल में पड़ सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यह कहा है कि भारत में बेटिंग और गैम्बलिंग प्रतिबंधित है। इनका विज्ञापन करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ऑनलाइन गेमिंग को दो तरह से परिभाषित किया है। पहला गेम ऑफ स्किल्स और दूसरा गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल्स से मतलब ऐसे ऑनलाइन गेम से है जिसे कोई शख्स अपनी प्रतिभा, जानकारी और अनुभव के आधार पर ऑनलाइन खेलता है। इसमें खेलने वाले की प्रतिभा के आधार पर उसके जीतने या हारने का फैसला होता है। इसमें पैसा भी शामिल होता है। जबकि गेम ऑफ चांस से मतलब ऐसे ऑनलाइन गेम से है जिसे कोई शख्स चांस या किस्मत के साथ खेलता है। इसमें जीत या हार का फैसला सिर्फ और सिर्फ अंदाजे पर होता है। इसमें भी पैसा शामिल होता है। भारत में गेम्स ऑफ स्किल को वैध किया गया है, यानी लीगल किया गया है, जैसे ड्रीम 11 या रमी। जबकि गेम्स ऑफ चांस यानी सट्टेबाजी भारत में अवैध है, इल्लीगल है। हालांकि देश में कुछ राज्यों में दोनों तरह के ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिनमें पैसा शामिल है। उनके खेलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव गेम्स ऑफ चांस के विज्ञापन करता रहा है। इन विज्ञापनों के जरिए एल्विश यादव देश के युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद करता है जहां ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता है, और ये एक तरह से गेम्स ऑफ चांस होते हैं। और किस तरह एल्विश ने न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ाई बल्कि देश के युवाओं को सट्टेबाजी के लिए प्रभावित भी किया है। एल्विश की बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि इसके बताए प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई भी शख्स मिनटों में पैसा कमा सकता है। इन विज्ञापन के जरिए एल्विश यादव ने तो लाखों कमा लिए होंगे, लेकिन विज्ञापन में जैसा बताया गया वैसा होता नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के मुताबिक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन करना गैर कानूनी है, जिन्हें सैटेलाइट चैनल, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जा सकता। लेकिन एल्विश ने ऐसा किया है और बार बार किया है। एल्विश यादव के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स हैं। एल्विश के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर्स हैं। इसीलिए जब भी एल्विश कोई वीडियो पोस्ट करता है, उसके लाखों फॉलोअर्स प्रभावित हो जाते हैं और वो लाखों रुपए ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगाते हैं। जो इंडियन लॉ है उसके मुताबिक जो गेमिंग और गैम्बलिंग दो अलग अलग कैटेगरीज में आता है। तो जो गैम्बलिंग या जिसको हम स्ट्रेट सट्टेबाजी कहते हैं वो एक्चुअली काफी स्टेट्स ऑफ इंडिया में बैंड है। तो अगर ये मतलब अगर प्रोडक्ट ही बैंड है तो डेफिनेटली जो उसकी एडवर्टाइजिंग है वो भी बैंड होती है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो टीवी, प्रिंट, ऑनलाइन या खुद की वेबसाइट्स पे हो, तो ये जो ऑफशोर ज्यादातर जो ये गैम्बलिंग विज्ञापन होते हैं ये एक्चुअली दे आर इन वायलेशन ऑफ इंडियन लॉज। तो ये मतलब दिखाना जायज नहीं हो। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी मीडिया हो, तो उसमें ये अलाउड नहीं होता है। तो इनफैक्ट इस तरीके के करीबन 1000 एड्स हमने पिछले 1 साल में नोटिस किए हैं और ये हमने सरकार को भी इसके बारे में जानकारी दी है कि ये जो एड्स हैं इनको आप देखिए कि ये मतलब क्या जरूरत है इनकी। ये ज्यादातर जो है ये ऑफशोर बेटिंग कंपनीज के एड्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI देश में सरकार से जुड़ी ऐसी संस्था है जो देश में प्रसारित होने वाली किसी भी भ्रामक विज्ञापन और विज्ञापन करने वाले व्यक्ति पर नजर रखती है। नियमों के मुताबिक जिस तरह सट्टेबाजी के विज्ञापन में एल्विश यादव शामिल है वो गैर कानूनी है। जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे एल्विश के बताए गए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं।
क्रिकेट को लेकर कोई भी बड़ी लीग चालू होती है या फिर कोई फुटबॉल के मैचेस चल रहे होते हैं तो आप देखिए जो सोशल मीडिया जो इस वक्त प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर डिजिटल एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगा कि आइए सट्टा खेली, जो कि गाइडलाइन के एकदम विरुद्ध है। सरकार खुद गाइडलाइन निकालती है, लेकिन इस वक्त शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम इसको फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपको अपने ही फेसबुक अकाउंट की इस वक्त फीड दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए पहली एड इस वक्त क्या आ रही है मेरे को। और ढेर सारे पैसे कमाने हैं तो अभी के अभी प्रेडिक्शन चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि रहोगे तो बुकीज से लेके आओगे वरना पछताओगे। ये जो फेसबुक पे इस वक्त जो एडवर्टीजमेंट है वो लगातार इसी तरह से चलते रहते हैं, आपकी फीड में आते हैं और ये एक तरह से सरकार की गाइडलाइन को बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा है। ये जो इस वक्त पैसा उठाया जा रहा है एडवर्टीजमेंट का, इनसे लिया जाता है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन बैटिंग देश में इलीगल, उसके बाद उसका एडवर्टीजमेंट इलीगल। तो ये वो चीजें हैं और उसके साथ साथ जब सरकार ने कोशिश करी कि इस तरह की ऐप ना पहुंचे तो इस वक्त वो साम्राज्य ऑनलाइन बैटिंग का टेलीग्राम पर पहुंच चुका है। टेलीग्राम पे अगर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं तो वो मैचेस चालू होने वाले हैं। आज का मैच जो चालू होगा उसमें देखिए, अब पाकिस्तान की लीग चालू हुई तो इस्लामाबाद 66 पैसा इस वक्त लाहौर फेवरेट है और 40% लिमिट यूज करके प्लस कर लो इस्लामाबाद पर। ये सब बैटिंग का तरीका आप देखिए जो टेलीग्राम पर, और ये वो इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा बताया गया प्रेडिक्शंस हैं। वो 16 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव जो इस वक्त इस पेज को फॉलो करने के लिए कहते हैं, इस टेलीग्राम को फॉलो करने के लिए कहते हैं और लोगों को पहुंचाते हैं यहां तक। वहां पर साफ बोला जाता है कि अब देखिए 28 पैसा इस्लामाबाद का है, कैश आउट पे क्लिक करके बुक कर ले, जैकपॉट आपको मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इतने पैसे जमा करा दें। तो ये इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार ने अलग गाइडलाइन बनाई, उसका पालन नहीं हो रहा है। इस वक्त सरकार ने गाइडलाइन बनाई डिजिटल एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकते हैं, आपसे पूछ के होंगे इस तरह के ऑनलाइन बैटिंग के, वो गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो रहा है और शायद सरकार भी इसको अब तक पूरी तरह से रोकने में नाकामयाब रही है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग के बढ़ते मामलों को लेकर जून 2022 में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों को ना दिखाने की सलाह दी थी। इसके पीछे तर्क था कि इससे सट्टेबाजी लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक जोखिम की वजह बनती है। दूसरी तरफ एल्विश यादव जैसे मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि विज्ञापन करने से देश और देश के लोगों को किस तरह आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से समय समय पर जरूरी कदम उठाए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि दिसंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुल 581 ऐप्स को प्रतिबंधित किया। 581 ऐप्स में से 174 ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग से संबंधित थे, जबकि 87 लोन से संबंधित ऐप्स थे। ऐप्स पर प्रतिबंध की कार्रवाई आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत की गई थी। इन ऐप्स पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और दूसरे गैर कानूनी कार्यों में शामिल होने के आरोप थे। इससे पहले अक्टूबर 2023 में ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग में 114 ऐप्स अवैध पाए गए थे, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि फरवरी 2023 में ऐसे ही 138 अवैध बेटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को ब्लॉक किया गया था। ज्यादातर ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप्स विदेश में बैठे लोग ऑपरेट करते हैं, जो भारतीय युवाओं को जल्द पैसा कमाने का लालच देकर अपने जाल में फांस लेते हैं। शुरुआत में कुछ लोग पैसा कमाते भी हैं, लेकिन जब किसी को इसकी लत लग जाती है तो आर्थिक तौर पर वो मोटा नुकसान उठाते हैं और विदेश में बैठे लोग एल्विश यादव जैसे इन्फ्लुएंसर्स की मदद से करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग के विज्ञापन करने पर प्रतिबंध है, ऐसे में सांपों के जहर की तस्करी में फंसे एल्विश यादव नई मुश्किल में भी फंस सकते हैं।